हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे और बड़ा नाम करे। और उस पढ़ाई में स्कूल होता है, स्कूल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, 8 के बाद इंटर तक, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन तक, और फिर उसके बाद चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे बड़े किसी भी कॉलेज में या किसी भी पढ़ाई की बात कर लो। लेकिन जब कोई बेटा या बेटी, समान होते हैं बेटा बेटी, लेकिन जब कोई बच्चा जब पढ़ाई करते करते यूपीएससी करता है, उसमें पीसीएस, आईपीएस, एएस जब बनता है, तो उन माता पिता की आंखों में एक अलग चमक होती है। और उसमें खासकर जब कोई बेटा या बेटी आईएएस करता है, तो पता चलता है कि उसने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। और उसके सामने बड़े बड़े नेता लोग झुकते हैं, उसकी कुर्सी के सामने सलाम ठोकते हैं। इतना हाई प्रोफाइल पद है, इसके सामने सभी लोग झुकते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा एक सर्वोत्तम परीक्षा है। और इस परीक्षा के लिए बच्चे क्या नहीं करते हैं और माता पिता क्या नहीं करते। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख कर आईएएस बन जाए और आईएएस बनने के बाद उसकी नीयत पैसों पर डिपेंड हो जाए, न कि अपना अधिकार छोड़कर जो उसे शपथ मिली, जो उसे कार्यभार सौंपा गया, सरकार ने उसके लिए जो काम दिया, उसको न निभाकर वो पैसों के लिए काम करे, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य भी क्या हो सकता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, घटना में समझिएगा कि होता क्या है, एक आईएएस कैसे कैसे कारनामे करते हैं, और इसी पर चर्चा करते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पूरे देश से है, पूरे भारत से है, जो कि नए नए तरह के केस आते हैं। इनमें खासकर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा आईएएस ऑफिसर ऐसे हुए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया अपने कारनामों की वजह से। लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे चुनिंदा आईएएस ऑफिसर हुए जिन्होंने अपने नाम को ही कलंकित कर दिया। अब इस विश्वास से लोगों का नाम उठ रहा है, कई एक सवाल उठते हैं इस पर, सरकारों के भी नाम आते हैं, सरकारें भी जुड़ती हैं, इस पर राजनीति भी होती है। लेकिन आज इसी पर चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक आईएएस ऑफिसर होती हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, पूजा खेड़कर जी होती हैं। इन्होंने इस एग्ज़ाम में इनकी चयनित होती हैं 2022 बैच की ये आईएएस ट्रेनी ऑफिसर होती हैं। इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया सिर्फ पैसे की दम पर, कि इनके पिता भी पहले से एक ऑफिसर थे और इनके पिता के साथ साथ ये भी ऑफिसर बनी। लेकिन उन्होंने कहीं दिखाया कि 70% वो घुटने से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, कहीं दिखाया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, कहीं दिखाया कि वो ओबीसी कोटा से लेकर वो पास हुई हैं। जबकि जितनी क्राइटेरिया होती है आईएएस एग्ज़ाम देने के लिए, उसको न देकर उससे अधिक बार एग्ज़ाम दिया, नाम बदला। कहीं ना कहीं ये घोटाले की बात है। इस पर सरकार को विश्वास होता है और आम जनमानस को सबसे बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि जब कोई घोटाला या कोई किसी को सताता है, छोटे तबके के लोग को परेशान करता है, तो वो किसी बड़े ऑफिसर के पास जाता है। और उन बड़े ऑफिसरों में जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। इनसे कैसे विश्वास किया जाए कि वो स्वयं ही भ्रष्ट हैं। उनकी जब बात करें तो पूजा खेड़कर की, तो पता चलता है कि उनके पिता, उनके 8 रिश्तेदार, तो अलग अलग नाम से कंपनियां हैं, बड़े घोटाले हैं, बड़ी मजबूत पार्टी है, जिनकी हज़ारों बीघा ज़मीन होती है। अब बात कर लेते हैं, एक हीरो बनते हैं जो संजय, क्या नाम, अभिषेक सिंह, जो 2010 बैच के आईएएस थे। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने कुछ दिखाया कि वो विकलांगता है उनके पास, दिव्यांगता दिखाकर वो भी भर्ती हुए। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही घोटाला किया। अब इस पर सवाल उठता है कि ये कैसे होता है। कहीं ना कहीं ऊपर बैठे लोग जो इनसे सीनियर हैं, जो इनके बैच को कलेक्ट करते हैं, जो इनसे एग्ज़ाम लेते हैं और जो इन्हें सिलेक्शन देते हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं,
या ये खुद स्वयं भ्रष्ट हैं। अगर ये भ्रष्ट हैं तो इनसे ऊपर वाले पहले भ्रष्ट होंगे। आज बात करते हैं एक अभी बिहार के जो संजीव हंस आईएएस ऑफिसर, इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है, क्योंकि ये 1997 के 97 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये इस समय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग में बड़ी पोस्ट थी, ऊर्जा विभाग से थे, आईएएस ऑफिसर थे। इनके लिंक मोटे होते हैं, सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनके संपर्क हैं। और भी इनके विधायक तो आगे पीछे चलते हैं, जैसे विधायक गुलाब सिंह यादव जी, जो झंझारपुर विधानसभा से पूर्व सांसद रह चुके हैं। झंझारपुर विधानसभा 2016 में ये विधायक रहे, एमएलए रहे। इनसे इनका अच्छा तालमेल खाता है। पता चलता है कि इनके पास अकूत संपत्ति है। 95 करोड़ की संपत्ति इन्होंने चंडीगढ़ में खरीद रखी, जिसमें इनको जो रिजॉर्ट बोलते हैं। इन्होंने जो डिजिटल मीटर लगते हैं, इन्होंने वो सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम के अधीन होकर जो कंपनियां थीं डिजिटल मीटर बनाने वाली, उन्होंने इन्हें मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी, जो कि करोड़ों की गाड़ी आती है। कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये जांच जो चल रही है, ईडी की इन पर जांच चल रही है। दिल्ली, पुणे, गोवा और दिल्ली जैसे महानगरों में, पोर्स इलाके में इनकी मोटी मोटी संपत्तियां हैं। कहाँ तक ये सही है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये बात एक जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। जांच चल भी रही है। एक आईएएस ऑफिसर अगर सही से अपनी और अपने बच्चों की, अपने ऑफिसर अपने अधिकार के हिसाब से जीना चाहे तो एक सुकून की ज़िंदगी जी सकता है, न कि इतनी बड़ी संपत्ति बना सकता है कि जो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की घड़ियां खरीदे। और इतनी महंगी महंगी घड़ियां जो अभी शायद अंबानी जी ने घड़ी पहनी थी, उससे वो कम नई घड़ी पहनना चाहते हैं। उनकी बात अलग है कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, देश के टॉप बिजनेसमैन हैं, वो कितनी भी महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी इनके पास इतनी महंगी घड़ियां कहाँ से आती हैं, जिनकी ईडी जांच में पता चलता है कि कोई बिल नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पता चलता है कि इनके पास ऐसी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि जांच में पता चला है कि अभी तक इनकी कोई कूत नहीं हो पाई है कि कितनी महंगी संपत्ति है। इनके साथ में जो विधायक गुलाब सिंह यादव, जो झंझारपुर विधानसभा से 2016 में विधायक रहे, वो भी इनके साथ में। पता चलता है कि पुणे के एक होटल में, जो होटल पुणे के होटल में वेस्टिन इन होटल होता है, इस होटल में कमरा नंबर 908 में 2022 में ये पहुंचते हैं। वो कमरा नंबर 208 में 2016 में इन्होंने, ये जो हंस जी होते हैं आईएएस ऑफिसर संजीव हंस, और जो गुलाब सिंह यादव जी जो विधायक जी, ये एक महिला वकील को वहाँ बुलाते हैं। उस महिला वकील से पटना हाई कोर्ट में इनकी बात होती है, ये दानापुर कोर्ट में इनकी बात होती है किसी केस के मामले में। जो महिला वकील होती हैं, अधिवक्ता होती हैं, वो इन विधायक जी से मिलती हैं किसी सिफारिश को लेकर। सिफारिश की बात थी, यहाँ शुरुआत हुई। जो महिला वकील होती हैं गायत्री देवी, इन्होंने बुलाया कि हमारे घर पर आ जाओ, वहाँ बैठकर बात करते हैं। जब उनके घर पर पहुँचते हैं विधायक जी के, ये गायत्री देवी जो अधिवक्ता होती हैं, ये जब वहाँ पहुँचती हैं तो इनके साथ कुछ गलत होता है। गलत यहाँ तक होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। फिर इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। फिर ये पुणे के होटल में पहुँचती हैं, वहाँ पर इन्हें बुलाया जाता है, वहाँ जाती हैं। पता चलता है कि विधायक जी ने इनके साथ अनैतिक संबंध बनाए, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया, इनके साथ शोषण किया। फिर जब इन्हें कुछ खिलाया गया, उस खिलाने में कुछ ऐसे पदार्थ दिए गए, कुछ ऐसी चीज़ें दी जिससे ये बेहोश हो जाती हैं। और उसके बाद इनके साथ जो आईएएस ऑफिसर संजीव हंस भी होते हैं, दूसरा व्यक्ति जो इन्होंने समझा कि कोई और है, तो बाद में देखती हैं तो पता चलता है कि संजीव हंस है। अब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है,
किस पर विश्वास किया जाए और किस पर न किया जाए। जब संजीव हंस होते हैं तो इनकी जब आगे बात बढ़ती है, एक बार इनकी आत्मा बोलती है। जो गायत्री देवी अधिवक्ता होती हैं, ये सोचती हैं कि मैं रिपोर्ट करूँगी, FIR करूँगी, लेकिन इनकी जुबान को दाब दिया जाता है। इन्हें लगभग रुपए दिए जाते हैं, 20 लाख रुपए, वो 90 लाख रुपए कैश दिया जाता है और 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इन्हें गिफ्ट दी जाती है, क्योंकि जुबान को बंद रखना है, किसी को बोलना नहीं है। विधायक जी डरते थे कि कहीं हमारा करियर चौपट ना हो जाए। अब सोचने की बात है, वो महिला थी, उस समय उसके ऊपर क्या गुजर रही थी, उसने क्यों नहीं बताई, ये भी उसके ऊपर एक जांच की बात है, एक सवाल की बात है। लेकिन धीरे धीरे इन विधायक जी ने उस महिला को कभी दिल्ली होटल में बुलाते हैं, कभी दिल्ली के किसी पोर्स इलाके में जाते हैं, वहाँ जाकर किसी कोठी में जो इनकी होती है या इनके दोस्त की होती है, और दोनों लोग जो संजीव हंस जी होते हैं और गुलाब सिंह यादव जी विधायक, ये दोनों लोग उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। एक बार महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ये लोग दबाव बनाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं बात खुल जाए, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, इसको रुपया देते हैं और संपत्ति देते हैं। उसके बाद इसका अबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा गिरवा देते हैं। लेकिन जब बच्चा गिर जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद फिर वही सिस्टम चालू हो जाता है। जब एक बार किसी से सेक्सुअल रिलेशन बन जाता है, फिर वो रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेता है। फिर धीरे धीरे वही सिस्टम शुरू होता है। लेकिन अब की बार जब वो महिला फिर गर्भवती होती है, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। अभी 2022 में जब उसने देखा, जब प्रेग्नेंट हो गई, तो इन लोगों ने फिर दबाव बनाना शुरू किया, दबाव बनाया। लेकिन उसने अब की बार नहीं मानी बात, और जब नहीं मानती है तब जाकर वो बच्चे को जन्म देती है। और जब जन्म दिया तो अब मामला बढ़ गया, तूल पकड़ा। फिर उसी महिला ने उसका ज़मीर जागा और उसने FIR दर्ज कराई। मौजूदा उस समय SSP जो झंझारपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो पड़ते हैं, वो SSP से उन्होंने उस जांच की बात हुई, और जब जांच हुई तो उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट और उसके साक्ष्य सबूत मिलाकर उस महिला से जब पूछताछ हुई, तो उसने तारीख बाई तारीख और स्थान बाई स्थान, स्टेप टू स्टेप बताया। और बताने के बाद जब वहाँ जांच हुई कि इतनी तारीख में ये कमरा नंबर किसने बुक करवाया था, जब होटल में रिकॉर्ड निकलवाई गई तो पता चला कि उसी के नाम से थे। अब ये रिपोर्ट जब सौंपी SSP साहब ने ऊपर अपने उच्च अधिकारियों के पास, उस पर जांच बैठी। लेकिन ये अधिवक्ता जो गायत्री देवी होती हैं, इन्होंने आगे जाकर जो ED ऑफिस होती है, ED ऑफिस को इन्होंने एक ईमेल भेज दिया। ये ईमेल भेजती हैं, एक चिट्ठी भेजती हैं, एक लेटर, जो वहाँ जाकर ये बात खुलने पर बड़ी एक चर्चा बन जाती है, हलचल मच जाती है। ED जो ऑफिस होती है पटना में, जब ये बात शुरू हुई तो ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, और आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जब ED की जांच पड़ती है, संजीव हंस जी के ऊपर जो IAS ऑफिसर हैं, एक गर्व से कहा जाता है कि वो IAS हैं, लेकिन यहाँ गर्व तो रहा ही नहीं, यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं। किससे कहें कि ये IAS ऑफिसर हैं? कौन इसके सामने सिर झुकाएगा और कौन इनके सामने सलूट ठोकेगा? एक शर्म की बात है। इसलिए क्योंकि इन्हें तो IAS बनना ही नहीं चाहिए। आए दिन तुम्हें एक नई लड़की चाहिए हुई, क्योंकि पैसा अनाप शनाप है। अगर कोई लड़की जुबान खोलती है तो उसका जुबान को बंद करवा दो। अभी तो ये पहला ये करप्शन खुला है, जो एक महिला ने एक रेप का आरोप लगाया है। अभी इसके ऊपर DNA टेस्ट होना बाकी है कि लड़का जो बच्चा है उस महिला गायत्री देवी वकील का, वो बच्चा ये संजीव हंस का है या गुलाब सिंह यादव विधायक जी का है। अभी ये जांच बाकी है, आने वाले टाइम में ये भी जांच होगी। लेकिन इनकी सारी बातें कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत, किस IAS ऑफिसर पर बात करी जाए। एक IAS ऑफिसर बनते हैं, वो अपनी विकलांगता दिखाते हैं, लेकिन जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं, और बॉडी बनाने के साथ साथ
वो एक बार रिजाइन कर देते हैं अपनी नौकरी से। एक लड़की के पीछे सोचते हैं कि लड़की ने ठुकरा दिया, तो जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, सफलता पाते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और उसके बाद फिर वो एक्टिंग करते हैं और एक्टर बन जाते हैं। अच्छी एक्टिंग करने के बाद उसमें भी जब सफलता नहीं मिलती है, फिर सोचते हैं कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन के लिए जब टिकट नहीं मिलती है तो फिर रिटर्न आ जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। बड़ी एक दिलचस्प बात है, वहाँ आने के बाद यहाँ पर ये भाजपा सरकार है, जब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, अब ये अपना समूह लेकर घूम रहे हैं। क्यों? एक मुख्यमंत्री हैं, वो 5 साल के होते हैं, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर उस जब तक रहता है ड्यूटी पर तब तक, और जब ड्यूटी से ऑफ होता है तब भी लोग उसको सलाम ठोकते हैं, क्योंकि एक बड़ा पद है। लोग झुकते हैं, सलूट करते हैं। लेकिन शर्मसार करने वाले इन आईएएस ऑफिसरों के बारे में क्या कहा जाए। ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, कितने नाम बताएं, जो ऐसे भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर रहे जिन्होंने सिर्फ अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और नाजायज़ फ़ायदा उठाने के साथ साथ पैसा कमाया, और पैसा कमाने के साथ साथ इन्होंने कई एक अबलाओं को, इज्जत को तार तार किया है। कहाँ तक सही है? अगर कोई बड़ा आदमी, कोई ज़मींदार या कोई गुंडा या दबंग व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को सताता है, तो सताने के बाद जब वो व्यक्ति जाता है किसी पुलिस वाले के पास, रिपोर्ट दर्ज करवाता है, एफआईआर कराता है, उसके बाद जब सुनवाई नहीं होती है थाने में या चौकी में, तो वो आगे बढ़ता है ज़िला लेवल पर, और ज़िला लेवल के पास जब पहुंचता है तो वहाँ एक आईपीएस के पास पहुंचता है, और जब आईपीएस भी नहीं सुनवाई करता है तो फिर आगे बढ़ता है, तब जाता है आईएएस ऑफिसर के पास। और जब आईएएस ऑफिसर ही भ्रष्ट बैठा है तो किसके पास जाएगी ये जनता? ये सवाल है। आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो समझ में आई हो, जो भी आपकी सोच हो, जो भी आपके विचार हों, वो कमेंट में ज़रूर दें कि हमने और आप तक ये जो सूचना पहुंचाई, और जो आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश की टूटे फूटे शब्दों में, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तैर रही है, इस बात आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि पता नहीं समय किस रूप में हमारे सामने कब और कहाँ और कैसे आ जाए। इसलिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। विश्वास किस पर करें और किस पर ना करें, ये जागरूकता का काम है, आप स्वयं समझिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।